तो कहानी की शुरुआत वॉन्सू नाम की लेडी से होती है। एक ऐसी लेडी जो दिखने में बेहद सुंदर है और कोरिया की सबसे बड़ी चैरिटी चलाती है, जो इसके इन लॉज की संपत्ति है। अब वॉन्सू की बात करें तो उसका बैकग्राउंड बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन फिर एक दिन उसकी किस्मत पलट गई और वो इस मुकाम तक पहुंच गई। खैर, अब वो वर्ल्ड के गरीब बच्चों को खाना खिलाती है, उनकी मुसीबतों को समझती है और उन्हें दूर करने का काम करती है, जिस वजह से लोग उसे एंजल कहकर बुलाते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि एक दिन वॉन्सू फिलीपींस पहुंचती है, एक स्पीच देने और अपने क्लाइंट्स से मिलने। अब वहाँ पर वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स और लोग जमा होते हैं, लेकिन तभी उसकी सेक्रेटरी घबराई हुई उसके पास आकर कहती है कि मैडम, हमें एक मेल मिला है, आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक होने वाला है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए और ये मीटिंग भी कैंसिल कर देनी चाहिए। लेकिन वॉन्सू उसकी बात नहीं मानती और कहती है ये सब अफवाहें हैं, और ऐसे कहकर वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। फिर इंटरव्यू के बाद वो एक मिडिल ईस्ट के अमीर शख्स से मिलती है, जो उसकी चैरिटी के लिए मनी डोनेट करना चाहता था। अब उसी होटल में हम दुयुन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पहले कोरियन पुलिस में था। हम देखते हैं कि वो फिलहाल एक कसीनो में होता है, जैसे वो वहाँ किसी को ढूंढने आया हो। अब उसकी नजर वहाँ कुछ गैंगस्टर्स पर पड़ती है और उनका पीछा करते हुए वो बाथरूम तक पहुँच जाता है। यहाँ पर उन गैंगस्टर्स की बातों से उसे पता चलता है कि उन्होंने कोरियन पुलिस को मारा था और अब किसी और को मारने की योजना बना रहे हैं। इसी बीच अब दोयुन को अपने एक दोस्त की याद आती है, जो पुलिस में था और उसे एक मिशन पर यहाँ भेजा गया था, और उसी मिशन के दौरान किसी ने उसे मार दिया था। तो इस तरह हम समझ पाते हैं कि दोयुन यहाँ उसी कातिल का पता लगाने के लिए आया था। खैर, इन लोगों की बातों से वो समझ जाता है कि इन्हीं गैंगस्टर्स ने उसके दोस्त को मारा था, इसलिए दोयुन अब क्लीनिंग स्टाफ बनकर उन गैंगस्टर्स के रूम में जाता है। अब इसी रूम में हम मिस्टर पार्क को देखते हैं, जो कि वैन ग्रुप का हेड बॉडीगार्ड होता है। असल में वैन वही चैरिटी ग्रुप है जिसे वॉन्सू चलाती है। फिर हम देखते हैं कि पार्क एक गैंगस्टर को ढेर सारा पैसा दे रहा होता है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि शायद वो वॉन्सू को मरवाने की साजिश रच रहा है, जबकि फिलहाल वो अभी उसका बॉडीगार्ड बनकर उसकी निगरानी कर रहा है। खैर, अब दोयुन वहाँ से चला जाता है और फिर वो अपने दोस्त की मौत को याद करते हुए सोचता है कि आखिर किसने मेरे दोस्त को मारा होगा, असली मास्टरमाइंड कौन है। हालांकि इसे पता चल चुका था कि ये लोग वॉन्सू को मारने की साजिश रच चुके हैं और जल्द ही उसको मारने जाने वाले हैं। तो अब अगले दिन जब वॉन्सू अपनी मीटिंग के लिए पहुंचती है, तो वहीं गैंगस्टर उस पर फायर कर देता है, लेकिन दोयुन जो वहां मौजूद होता है वो वॉन्सू को बचा लेता है। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये लेडी आखिर कौन है, क्योंकि उसने सिर्फ उन लोगों के मुंह से वॉन्सू का नाम सुना था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। खैर, वो दोनों कार में भागते हैं और इसी बीच वॉन्सू डरी हुई उससे पूछती है, तुम कौन हो और मुझे क्यों बचाया? तो दोयुन कहता है, मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था तो बचा लिया। इसके बाद कार में प्रॉब्लम आने पर वो एक गांव में आकर रुक जाते हैं और फिर कार चेक करने पर दोयुन को एक जीपीएस ट्रैकर मिलता है, यानी कोई उनकी गाड़ी को ट्रैक कर रहा था। इसलिए अब वो उस ट्रैकर को फेंक देता है ताकि कोई उन्हें फॉलो न कर सके, और इसके बाद वॉन्सू को सेफ्टी के लिए अपने घर ले जाता है। इसके बाद वो उसके घाव ठीक करने के बाद उसको अपना फोन देता है और कहता है कि फोन करके जिसे चाहो बुला लो। तो वॉन्सू कहती है, मुझे अपने हस्बैंड या भाई का नंबर याद नहीं, जिस पर दोयुन उसे कोरियन एम्बेसी ले जाता है, जहां थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड यूक उसे मिलने पहुंचता है। अब यूक अपनी वाइफ को मीटिंग कैंसिल करके कोरिया वापस चलने को कहता है, लेकिन वॉन्सू उसे इग्नोर कर देती है, मानो दोनों के बीच बनती ही नहीं हो। इधर अब तक मिस्टर पार्क को पता चल जाता है कि दोयुन ने वॉन्सू को बचाया था, इसलिए वो उसे बॉडीगार्ड की नौकरी ऑफर करते हुए कहता है कि तुम बेरोजगार हो तो ये काम कर लो। अब दोयुन सोचता है कि ये अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेने का अच्छा मौका है। असल में वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, जिसने उसे अपनी किडनी भी दी थी, इसलिए वो उसे बहुत मानता था। तो इस तरह अगले दिन वो उस नौकरी को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हम वॉन्सू की सास मेरिन से मिलते हैं, जो स्वभाव से बहुत खतरनाक और डोमिनेटिंग किस्म की होती है। हम देखते हैं कि आज वो वॉन्सू को एक चीनी कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन वॉन्सू जानती थी कि ये चीनी लोग भरोसे लायक नहीं है और उनके साथ बिजनेस करने से उसकी इज्जत खराब हो सकती है, इसलिए वो अपनी सास को साफ मना कर देती है। लेकिन सास को पैसे का लालच होता है, इसलिए वो उसे और फोर्स करती है, और साथ में युग भी अपनी माँ की वजह से वॉन्सू के पीछे पड़ा रहता है उस डील के लिए। पर वॉन्सू फिर भी सबको इग्नोर करके बाहर भाग जाती है और इसके बाद मीडिया से अपने ऊपर हुए अटैक के बारे में बात करती है। ये देखकर अब मेरिन बहुत गुस्सा करती है। खैर, इसके बाद जब वॉन्सू वापस अंदर आती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अपनी पुरानी सेक्रेटरी से होती है, जिसका एक 10 साल का बेटा था। अब उसकी सेक्रेटरी उसे रात की पार्टी में इनवाइट करती है और इस बीच हम देख पाते हैं कि वॉन्सू उसके बच्चे को देखकर अपने मरे हुए बच्चे की याद में खो जाती है, जो उसके हस्बैंड के साथ हुए एक्सीडेंट में मर गया था।
इसके बाद शाम को वॉन्सू और युक उसकी पार्टी में पहुंचते हैं, जहां वॉन्सू को उसके नए बॉडीगार्ड यानी दोयुन से मिलवाया जाता है। अब उसे देखकर वॉन्सू हैरान हो जाती है कि ये तो वही आदमी है जिसने मुझे बचाया था। खैर अब सीन यहाँ से 1990 में जाता है, जहां हम वॉन्सू के बचपन को देख पाते हैं। असल में वो और उसका बड़ा भाई अपनी माँ के साथ रहते थे, जबकि उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ गोल्फ कोचिंग का काम करती थी और वो मिरेन यानी प्रेजेंट में जो उसकी सास है उसको कोचिंग देती थी। लेकिन उस वक्त भी मिरेन का स्वभाव बेकार था। वो अक्सर उसकी माँ के ऊपर झूठे इल्जाम लगाया करती थी और कभी कभी उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया करती थी। और इस तरह वो कोचिंग ज्यादा लंबी नहीं चली, जिसके बाद वॉन्सू की माँ को नौकरी से निकाल दिया गया, या एक तरह से उन्होंने खुद उस नौकरी को छोड़ दिया था। लेकिन जाने से पहले गुस्से में वॉन्सू की माँ ने उसकी गोल्फ स्टिक चुरा ली थी, जो उसने बाद में अपनी बेटी वॉन्सू को दे दी और फिर उसे रोज गोल्फ की प्रैक्टिस करवाने लगी। अब जैसे जैसे वॉन्सू बड़ी हुई, उसने गोल्फ में महारत हासिल कर ली। इसके बाद उसकी माँ उसे अमेरिका भेजना चाहती थी ताकि वो ओलंपिक में खेले। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सेविंग खत्म करके वॉन्सू को अमेरिका भेज दिया, जहां उसने 12 साल बिताए और प्रोफेशनल प्लेयर बनी। साथ ही उसने वहां कई टूर्नामेंट भी जीते। इस तरह अब कोरिया वापस लौटने पर उसके पास ढेर सारी प्राइज मनी थी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ ने 12 साल जुआ खेलकर सारा पैसा गवा दिया था। इसलिए अब वॉन्सू को अपना सारा पैसा देकर उसके उधार की भरपाई करनी पड़ी थी। इस चीज से उस दिन वॉन्सू को इतना गुस्सा आया कि उसने फैसला कर लिया कि अब वो जो भी कमाएगी उसे चैरिटी में दे देगी। खैर अब सीन यहाँ से वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम वॉन्सू को स्पीच देते हुए देखते हैं, जहाँ असल में आज डोनर्स का इंट्रो देती है। अब उसी वक्त उसका हस्बैंड यूक अपनी सेक्रेटरी टेरा को होटल के रूम में बुलाता है, जहाँ वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टेरा का 10 साल का बेटा मॉम मॉम करता हुआ वॉन्सू के पास आता है और कहता है कि मेरी मॉम गायब हो गई। इसलिए अब वॉन्सू उसे ढूंढने लगती है और रूम में पहुंचकर देखती है कि यूक और टेरा एक दूसरे के साथ हैं। अब वो दोनों जल्दी से अपने कपड़े सही करते हैं, जिसके बाद वॉन्सू धीरे से कहती है कि केयरफुल रहो, कम से कम जर्नलिस्ट के सामने तो शर्म कर लो। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है, मानो उसे पहले से पता हो कि उसका हस्बैंड कितना कमीना है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि बाहर दोयुन ये सब देख रहा होता है और सोचता है मेरी मालकिन की शादीशुदा जिंदगी तो खत्म हो चुकी है। इसके बाद पार्टी में युक और वॉन्सू साथ में डांस करते हैं और एक हैप्पी फैमिली बनने का नाटक करते हैं, जबकि टेरा उनको देखकर जल रही होती है और मन ही मन में सोचती है कि मैं तो बस युक की मिस्ट्रेस हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर पार्टी के बाद वॉन्सू अपनी सास मिरेन से मिलती है, जो जानती थी कि उसका बेटा कैसा है, और उसे भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो उल्टा अपने बेटे का वॉन्सू से डिवोर्स का इंतजार कर रही होती है। असल में मिरेन और यूक चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सारी धन दौलत उनके हाथ लग जाए, क्योंकि वॉन्सू की चैरिटी का मालिकाना हक उसके ससुर ने उसे दे दिया था। जबकि वॉन्सू की बात करें तो उसका डिवोर्स का कोई इरादा नहीं। भले ही उसके पति ने मुंह काला कर दिया, लेकिन वो अपना काम करती रहती है। इसलिए आज जब हद हो जाती है तो वो अपनी सास मिरेन को धमकाती है, मेरे चैरिटी के काम से दूर रहो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग मेरी चैरिटी का पैसा चुराते हो। इसके बाद रात को वॉन्सू बार में आकर ड्रिंक करने लगती है और दोयुन को घर भेज देती है। फिर वो अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगती है, जब वो अपने हस्बैंड युक से मिली थी। हम देखते हैं कि उस वक्त वॉन्सू अफ्रीका में वॉलंटियर का काम कर रही थी और युक भी वहाँ आया हुआ था, जहाँ दोनों की नजरें मिलती हैं। अब वॉन्सू वहाँ पर उससे बहुत इम्प्रेस हुई, ये सोचकर कि वाह कितनी अच्छी फैमिली है इसकी, चैरिटी का काम करता है और जवानी में भी इतना नेक काम कर रहा है, किसी तरह का कोई घमंड नहीं है, वरना अमीर लड़के आज तक ये काम नहीं करते। और फिर इसके बाद जब ये लोग वापस कोरिया आए तो युक ने उसे प्रपोज किया, लेकिन मिरेन यानी वॉन्सू की सास उसे पसंद नहीं करती थी और वॉन्सू को ताने मारती थी कि तुम गरीब हो, बाप का पता नहीं, ऊपर से माँ भाग गई। लेकिन अब वॉन्सू की इमेज कोरिया में अच्छी हो गई, लोग उसे चैरिटी वाली अच्छी लड़की मानने लगे, तो मिरेन शादी के लिए मान गई। उसने सोचा कि वैसे भी वैन ग्रुप को एक ब्यूटी मॉडल चाहिए और वॉन्सू सुंदर है ही, तो उसकी शादी भी कर दूंगी, बाकी मेरा बेटा बाद में देख लेगा कि इसके साथ कितने साल रहना है। साथ ही वॉन्सू का बड़ा भाई इन लोगों को झूठ बोल देता है कि हमारी माँ विदेश गई है, हमें छोड़कर नहीं भागी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ वॉन्सू आज इन्हीं यादों से परेशान होती है और कहीं भागना चाहती है, लेकिन वैन ग्रुप को वो नहीं छोड़ सकती थी, और वो इसलिए क्योंकि उसने अपने फादर इन लॉ से कसम खाई थी कि उनकी मौत के बाद वो ये सब अच्छे से संभालेगी, जिसके बाद उन्होंने सारी संपत्ति उससे दे दी थी। खैर बाहर दोयुन ये सब देख रहा होता है, जिसके बाद वो होटल रूम तक उसके पीछे पीछे आता है
ताकि मालकिन को नशे में कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद वो वॉन्सू की मदद करता है और वो उसे रूम में बुला लेती है, लेकिन नशे में बाहर ही गिर जाती है। तभी युक आता है उसे उठाने, लेकिन दोयून कहता है कि मैम नशे में है, आराम कर रही हैं, आप कल मिल लेना। ये सुनकर अब युक वहाँ से चला जाता है और अंदर वॉन्सू नशे में दोयून से कहती है कि तुम कुछ गलत तो नहीं करने वाले। ये सुनकर दोयून सोचता है बॉस नशे में कुछ भी बोल रही हैं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वॉन्सू सियोल वापस आती है, जहाँ वो दोयून से नजर नहीं मिला पाती, क्योंकि रात को पता नहीं उसने क्या क्या बोल दिया। खैर अब दोयून उसे वैन मेंशन ले जाता है और दिखाता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि ये घर बहुत बड़ा है और वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। इस बीच थोड़ी देर में ली, जो एक फीमेल बॉडीगार्ड है, वो भी वहाँ आ जाती है, जो वैन फैमिली को ही सर्व करती थी। अब वॉन्सू सोचती है कि वो सब सिर्फ एक कसम की वजह से छोड़कर क्यों नहीं जा रही। इसके बाद दोयून अपने ऑफिस में सामान सेट कर रहा होता है, तभी उसे उसके फ्रेंड की फोटो टूटने से एक मेमोरी कार्ड मिलता है। फिर जब वो चेक करता है तो उस कार्ड में एक वीडियो होता है, वो भी वॉन्सू के फादर इन लॉ की मौत का, जो कि उनके घर से अलग जगह पर हुई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि दोयून के उस पुलिस वाले फ्रेंड ने ये देखा था और उसे भी उस ग्रुप ने मार दिया ताकि सच बाहर न जाए। यानी वॉन्सू के फादर इन लॉ की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। खैर अब दोयून वॉन्सू के पास आता है और कहता है कोई उसे मारना चाहता है और वो उसका करीबी भी हो सकता है। लेकिन ये सुनकर वॉन्सू कहती है कि नहीं, शायद वो इंटरनेशनल अटैक था जो किसी माफिया का होगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन दोयून समझ गया था कि वॉन्सू की फैमिली में ही कोई उसका दुश्मन है। फिर फ्लैशबैक में हम 2 साल पहले की सीन को देखते हैं, जब दोयून अपने फ्रेंड के साथ मिशन पर था। वहाँ उनके सीनियर ने उन्हें ट्रेनिंग दी थी, जिसके बाद उसके फ्रेंड को फिलीपींस भेजा गया, क्योंकि वैन ग्रुप से पैसे की चोरी हो रही थी और उसे उसके बारे में पता करना था। लेकिन वहाँ जाके उल्टा उसकी मौत हो गई। यानी उसे पता चल गया था कि वैन ग्रुप के चैरिटी के पैसे कैसे गायब हो रहे थे, और जब उसने सच्चाई जान ली तो उसे मार दिया गया। फिर जब दोयून को इस बारे में पता चलता है तो उसने सीनियर से रिक्वेस्ट की कि मुझे फिलीपींस जाने दो, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिली। इसलिए इसके बाद गुस्से में उसने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी और फिर खुद कातिल का पता लगाने फिलीपींस पहुंच गया। फिर प्रेजेंट में वॉन्सू का भाई उससे मिलने आता है और कहता है यांग मिन पर नजर रखो। असल में वो वॉन्सू के हस्बैंड का छोटा भाई है, जो उसके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस पर वॉन्सू कहती है मैं फाउंडेशन को इंटरनेशनल कंपनी से जोड़ना चाहती हूँ, ताकि मेरेन चैरिटी का पैसा ना चुरा सके। लेकिन उसका भाई मना करता है, जबकि वॉन्सू उसकी नहीं मानती, क्योंकि वो चोरी से बहुत परेशान है। इसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी टेरा से मिलती है और कहती है कम से कम होटल का दरवाजा लॉक कर लिया करो जब तुम और युक मिलते हो। इस बात पर टेरा थोड़ा चिढ़कर कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे हस्बैंड का है और तुम्हारा पति पिछले 10 साल से मेरे साथ है, बस उसने मुझसे शादी नहीं की है। ये सुनकर अब वॉन्सू हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अभी तक वो बच्चे वाली बात नहीं पता थी। इसके बाद वॉन्सू घर जाकर युक से कहती है कि टेरा और उसके बच्चे को विदेश भेज दो, लेकिन मेरेन को ये बात पसंद नहीं आती और उसका बेटा कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगा। इसके बाद टेरा मेरेन से मिलती है और कहती है कि वॉन्सू मुझे धमकी दे रही थी कि वो मुझे यहाँ से दूर भेज देगी, लेकिन पहले मेरेन एक डीएनए टेस्ट करवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि टेरा का बच्चा असल में युक का ही बेटा यानी उसका ही पोता है। इसलिए अगले दिन मेरेन एक फैमिली फोटो शूट करवाती है, जिसमें टेरा और उसका बच्चा भी शामिल होते हैं। लेकिन ये देखकर वॉन्सू हैरान हो जाती है और गुस्से में मेरेन से लड़ाई करने लगती है, जिस पर मेरेन कहती है कि तुम्हारे मरे हुए बच्चे की जगह ये बच्चा ले सकता है, और अगर कुछ और चाहती हो तो इसे भगा दो, पर उसके बदले में तुम्हें अपना बच्चा पैदा करना होगा, तो क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर अब वॉन्सू परेशान हो जाती है कि करे तो क्या करे, क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड के करीब नहीं आ सकती। खैर अब अगले दिन से टेरा और उसका बच्चा घर में दिखने लगते हैं, जबकि वॉन्सू के मरे हुए बच्चे का सामान बाहर फेंका जाना शुरू हो जाता है। ये देखकर गुस्से में वॉन्सू अपनी कार चलाने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसकी कार एक्सीडेंट होने से बच जाती है। फिर दोयून जबरदस्ती उसकी कार में बैठता है और उसे समंदर किनारे ले जाता है, जहाँ वो उसका पैर साफ करता है और फिर दोनों कुछ समय बिताते हैं। इसके बाद रात को वॉन्सू उसे अपने प्राइवेट विला ले जाती है ताकि वो उसे वहाँ ड्रॉप कर सके, लेकिन वहाँ युक पहले से ही नशे में मौजूद होता है, जो वॉन्सू को पकड़कर उसे जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन ये सब जब बाहर खड़ा दोयून देखता है तो वो अंदर जाकर दोनों को अलग करता है और फिर वॉन्सू को घर ले आता है। वो अब तक समझ गया होता है कि वॉन्सू अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती। इस बीच वॉन्सू चुप रहती है और ये नहीं कह पाती कि उसे कहाँ जाना है, इसलिए अब दोयून उसे वापस वैन मेंशन ले जाता है। फिर अगले ही दिन खबर आती है कि युक रात को घर नहीं आया और सुबह उसके अपार्टमेंट में देखा गया
लेकिन वॉन्सू के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर दोयून और वो फैमिली बॉडीगार्ड वैन ऑफिस में सीसीटीवी चेक करने आते हैं, जो कि उनका रूटीन का काम था। इस बीच दोयून यहाँ मौजूद सभी बॉडीगार्ड्स को अपनी मार्शल आर्ट दिखाता है, जिसके बाद जब कुछ लोग चैलेंज करते हैं तो वो सबको पटक पटक कर हराता है। इसके बाद वो अपने हेड यानी मिस्टर पार्क से पूछता है कि वॉन्सू की फादर इन लॉ कैसे मरे थे। अब ये सवाल सुनकर हेड थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है वो हार्ट अटैक से मरे थे, क्या तुमने कभी उनकी न्यूज नहीं पढ़ी? इसके बाद घर आकर दोयून फिर वही मेमोरी वाली वीडियो देखता है, जिसमें उसे वॉन्सू के फादर इन लॉ मरते हुए दिख रहे थे, और वो भी उनके घर से किसी अलग जगह पर। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पुलिस वाले फ्रेंड ने ये सब देख लिया होगा, जिसके बाद पोल खुलने के डर से उसी ग्रुप ने उसके फ्रेंड को भी मार दिया होगा। फिर अगले दिन दोयून घर में छानबीन शुरू कर देता है ताकि उसे कोई सबूत या सुराग मिल सके। इसके लिए वो सबसे पहले हेड शेफ बायोन के रूम में जाता है, जो सालों से यहाँ काम कर रही है, ये सोच कर कि शायद उसे कुछ पता हो। अब यहाँ रूम में उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी अचानक एक सीक्रेट डोर ओपन होता है, जहाँ अंदर पूरे घर का सीसीटीवी फुटेज चल रहा होता है। अब दोयून सब रिकॉर्डिंग देखने लगता है, और इसके बाद जब वो उस डोर से बाहर आता है तो ली उसे देख लेती है, जिस पर दोयून बहाना बनाता है कि मैं बस बटलर को खोज रहा था, मुझे उससे कुछ काम था। अब ली कहती है ठीक है, लेकिन बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद दोयून वॉन्सू के हस्बैंड युग के पास जाता है, जो गुस्से में चिल्लाता है कि ध्यान से सुनो, मेरे पर्सनल मैटर में दखल मत दो, चाहे मैं अपनी बीवी के साथ कुछ भी करूं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? तो दोयून कहता है सर, मेरी ड्यूटी मेरी बॉस को सेफ रखना है, और इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूंगा। फिर घर लौटकर वो पूरी रात उस सीसीटीवी फुटेज को देखता है, जहां वो पाता है कि युग किसी को मनी बैग दे रहा था, और वो था मिस्टर पार्क, वही बॉडीगार्ड हेड। और फिर पार्क उस बैग को लेकर कहीं चला जाता है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पार्क को ये नहीं पता था कि वो पैसा किस लिए दिया जा रहा है, उसे बस वो पैसा डिलीवर करना होता था, और वो चुपचाप वही काम कर रहा था। इधर मिरेन अपने बेटे युग को वैन ग्रुप का हेड अपॉइंट करने की साजिश रचती है, और मैनेजर से कहती है कि मेरे बेटे को कुर्सी पर बिठाओ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर अब वॉन्सू को जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो अपने मैनेजर से कहती है कि जल्दी से ये रूमर्स फैलाओ कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और उसका 10 साल का बेटा भी है। तो इस तरह ये रूमर चारों ओर फैल जाता है, और देखते ही देखते मीडिया में हंगामा मच जाता है। लेकिन इस खबर से मिरेन पागल हो जाती है कि ये मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। उधर मीडिया वॉन्सू पे सवाल करती है, लेकिन वो चुप रहती है और किसी को कोई जवाब नहीं देती। लेकिन इससे होता ये है कि टेरा, वही सेक्रेटरी, वो इतनी इंसल्ट से अपनी माँ के साथ गुस्से में ऑफिस पहुँचती है और वॉन्सू से कहती है कि जल्दी एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखो और सभी को बताओ कि मैं तुम्हारी फैमिली की मेंबर हूँ। जिस पर वॉन्सू कहती है कि तुम बस एक मिस्ट्रेस हो। तभी हम देखते हैं कि उसकी कंपनी के स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगते हैं और कंपनी कुछ ही घंटों में लॉस में चली जाती है। फिर ये खबर फैलती है कि वॉन्सू डिवोर्स देने वाली है। अब पब्लिक भी यही सोचने लगती है कि जिसका हस्बैंड चीट करे उसे तो डिवोर्स मिलना ही चाहिए। लेकिन उधर चुपके से वॉन्सू एक मीटिंग रखती है, जहां वो सभी से कहती है कि मेरे हस्बैंड का कोई अफेयर नहीं है और वो सारे बस रूमर्स हैं। वो कहती है कि असल में वो 10 साल का बच्चा मेरे फादर इन लॉ का है, जिनका टेरा के साथ अफेयर था। ये जानकर अब मिरेन और पागल हो जाती है कि ये औरत अब मेरे हस्बैंड को बदनाम कर रही है। इसलिए वापस घर आकर मिरेन वॉन्सू को बहुत डांटती है, लेकिन वॉन्सू कहती है चुप करो, मैं वही कर रही हूँ जो इस कंपनी के लिए जरूरी है। इधर टेरा अपनी माँ से गुस्से में कहती है कि मैं 70 साल के बुड्ढे की मिस्ट्रेस नहीं हूँ, उस औरत की वजह से मेरी पूरी इज्जत चली गई। इसलिए अब कुछ दिन बाद टेरा और उसका बच्चा वॉन्सू की फैमिली में आकर बेशर्मी के साथ रहने लगते हैं। साथ ही अब टेरा वॉन्सू से लड़ती है कि तुमने मुझे सबके सामने उस बुड्ढे की मिस्ट्रेस क्यों कहा, जिस पर वॉन्सू डराते हुए कहती है कि अपनी औकात में रहो, वरना 1 मिनट में यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। जो हो रहा है उसे होने दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर शाम को वॉकिंग के दौरान दोयून वॉन्सू से कहता है कि तुमने डिवोर्स नहीं लिया, उल्टा हस्बैंड को बचा लिया, आखिर तुम इन्हें छोड़ क्यों नहीं देती। जिस पर वॉन्सू बताती है कि मेरे फादर इन लॉ ने कहा था कि मुझे ही वैन ग्रुप को आगे चलाना है और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं ये काम अच्छे से करूंगी। इस पर दोयून कहता है लेकिन उन्हें मारा गया था दूसरी जगह ले जाकर, और मेरे दोस्त को भी उसी ग्रुप ने मारा था, क्या तुम्हें इसका अंदाजा है। तो इस बात पर वॉन्सू चुप रहती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन वॉन्सू एक लेडी को फैमिली डिनर के लिए इन्वाइट करती है, जो असल में मिरेन ने रखा था। अब डिनर में खाना खाने की बजाय बहस चलती है, जहां मिरेन सभी के सामने वॉन्सू को चीनी कंपनी से डील करने के लिए फोर्स करती है। वो कहती है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मेरे बेटे को सब कुछ दे दो, वो सब संभाल लेगा। इसके अगले दिन दोनों वॉन्सू और मिरेन एक इवेंट पे पहुंचते हैं और इत्तेफाकन दोनों ने सेम ड्रेस पहन रखी होती है। अब ये देखकर मीडिया खुश हो जाती है कि वाह,
क्या प्यारी सास बहू की जोड़ी है। तभी उनकी फोटोज मीडिया में वायरल हो जाती हैं, जिन पर कमेंट्स आते हैं कि वॉन्सू ही वैन फाउंडेशन को आगे बढ़ा सकती है, वहीं उसकी असली हकदार है। इतना सब होने के बाद भी वो अपनी सास के साथ किस तरह खड़ी है, इससे साबित होता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकती। इसके बाद मिरेन गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स के पास जाती है और उन्हें जूडो दिखाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक ब्लैक बेल्ट है, जिस वजह से वो सबको एक एक करके पटक देती है। फिर जब दोयून की बारी आती है तो वो उल्टा मिरेन को उठाकर पटक देता है। अब इससे मिरेन इम्प्रेस हो जाती है और उसकी रिस्पेक्ट करने लगती है। फिर अगले दिन मिरेन वॉन्सू से कहती है कि मैं 10 साल से तुमसे कुछ छुपा रही थी। असल में तुम्हारी माँ को मैंने मेंटल हॉस्पिटल में रखा है ताकि फैमिली की बेइज्जती ना हो, पर अब उनकी हालत बहुत खराब है, इसलिए तुम जाओ और उनसे मिलाओ। ये सुनकर वॉन्सू शॉक हो जाती है, क्योंकि वो और उसका भाई अभी तक यही सोच रहे थे कि उनकी माँ कहीं भाग गई थी। पर अब सच्चाई सुनकर उसको मिरेन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अंदर से टूट जाती है। इसके बाद वो अपने भाई और दोयून के साथ एक अजीब से गाँव में एक हॉस्पिटल में पहुँचती है, जो दिखने में हॉस्पिटल कम और एक जेल ज्यादा लग रहा था। अब यहाँ अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर वो समझ जाती है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, जिस वजह से उसकी आंखें भर जाती हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब बचपन में लोग अपना पैसा लेने के लिए घर आया करते थे, तो अपनी माँ को बचाने के लिए वॉन्सू अक्सर उन लोगों को झूठ बोल दिया करती थी कि उसकी माँ घर पर नहीं है, और इस चक्कर में कई बार उसकी उन लोगों से हाथापाई भी हो जाती थी। खैर अब प्रेजेंट में उसकी माँ उसको पहचान नहीं पाती और उससे कहती है मेरी बेटी से बोल देना कि मैं उसका पैसा जुए में उड़ाया, मुझे माफ कर दे, और फिर वहीं मर जाती है। अब वॉन्सू बहुत रोती है और वापस अपने घर आती है, लेकिन अगले दिन मिरेन उससे कहती है कि तुम अपनी माँ के फ्यूनरल में मत जाना, क्योंकि तुम्हारी मीटिंग है आज, वो भी चीनी एम्बेसी के साथ। वो कहती है कि अगर तुम मीटिंग में नहीं गई तो अपनी कंपनी डूब जाएगी, इसलिए अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगी। अब हालांकि इस धमकी का वॉन्सू के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला था, लेकिन वो अपने ससुर को किए गए प्रॉमिस की वजह से कंपनी को लेके नुकसान नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ना चाहते हुए उस मीटिंग को अटेंड करती है, जबकि उसका भाई अकेले ही अपनी माँ का फ्यूनरल अटेंड करता है। फिर हम देखते हैं कि वॉन्सू अपनी माँ की अस्थियों को लेकर कार में किसी जगह पर जाती है, जहाँ जाते ही वो कार का जीपीएस ऑफ कर देती है। असल में ये जगह कोरिया के छोटे गांव की थी, जहाँ उसका बचपन का घर था। अब वहाँ जाके उसकी यादें उसे दुखी करती हैं, और इस बीच दोयून उसे कंफर्ट करता है, लेकिन तभी अचानक कोई अनजान आदमी दूर से उनकी फोटो खींच लेता है। इधर युग पागल हो जाता है कि आखिर मेरी बीवी का जीपीएस कैसे ऑफ हुआ, जिसकी वजह से वो गार्ड हेड को धमकाता है कि जल्दी पता लगाओ वो कहाँ है। इधर वॉन्सू बोर्ड में माँ की अस्थियां लेकर उनसे माफी मांगती है कि वो उनको गलत समझती रही, कि वो डर कर भाग गई थी, जबकि उनको मिरेन ने यहाँ कैद करके हॉस्पिटल में रखा हुआ था। इसलिए अब वो सोच लेती है कि वो कभी मिरेन को माफ नहीं करेगी। खैर दूसरी तरफ मिरेन को इन दोनों की फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो भड़क जाती है। फिर घर लौटते ही युग दोयून को मारता है और उससे कहता है तुमने मेरी बीवी को फंसाया, तुझे मैं अब जॉब से निकाल दूंगा। फिर जब रात को वॉन्सू दोयून को चेक करने आती है तो दोयून कहता है कि ये सब क्यों कर रही हो, ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे घर वाले ही हैं। उधर मिरेन युग को डांटती है कि तू पागल है क्या, उस बॉडीगार्ड को क्यों मारा। वो उसे समझाती है कि इसे जॉब से मत निकालो, क्योंकि अगर वॉन्सू बॉडीगार्ड से क्लोज होगी और उनका अफेयर चलेगा तो वो तुझे डिवोर्स दे देगी और तेरे रास्ते से हट जाएगी। इस तरह मिरेन ने अपना काफी दिमाग लगाया होता है। इसके बाद रात को जब दोयून क्लब जाता है तो वो गैंगस्टर्स से गार्ड हेड के बारे में पूछता है, लेकिन ये लोग उसे भगा देते हैं, जबकि ये लोग पीछे से गार्ड हेड को उसके बारे में बता देते हैं कि वो वहाँ गया था। इसके बाद अगले दिन उसका सीनियर जो कि युग का मैनेजर है, वो उसे डांटता है कि तुम वहाँ क्या करने आए थे, जिस पर दोयून कहता है कि मैं सब जानता हूँ, मैडम के ससुर को मरवाया गया था। तो मैनेजर कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो बस मनी लॉन्ड्रिंग में इन लोगों की मदद करता हूँ। वो उसे बताता है कि वॉन्सू के फादर इन लॉ के कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप होने की वजह से उनकी बॉडी चुपके से ट्रांसफर की गई थी ताकि मीडिया को पता न लगे, लेकिन तुम इन सब लफड़ों में मत पड़ो और इस जॉब को छोड़कर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो इस पर दोयून कहता है कि इन सब में मेरा एक दोस्त मरा है, इसलिए जो भी उसकी मौत का जिम्मेदार है मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन फाउंडेशन से लौटते वक्त वॉन्सू और दोयून का एक एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि कई किलर ड्रोन्स उनकी कार पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वहाँ एक बाइकर आता है जो कि चेक करता है कि वो दोनों मर गए या अभी भी जिंदा है, लेकिन अब उसे कोई मोमेंट नहीं दिखती, तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी दोयून जैसे तैसे कार में वॉन्सू को निकालकर भागता है और इसी बीच वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिससे प्लास्टिक और शीशे के टुकड़े उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और अब वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है,
जहां वॉन्सू तो कम चोटिल होती है, लेकिन दोयून और उसका दूसरा बॉडीगार्ड बुरी तरह जख्मी होते हैं। इधर यूक वॉन्सू से कहता है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कमाल का है, पता नहीं उसने तुम्हें इतने खतरनाक हमले से कैसे बचा लिया। वैसे ये हमला किया किसने, मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा। इधर वो लेडी बॉडीगार्ड दोयून को मारने उस रूम में घुसती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूक सही समय पर आ जाता है और उस लेडी का मिशन फेल हो जाता है। इसके बाद न्यूज में वॉन्सू पे अटैक की खबर चलती है, जिसमें कई लोग कहते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक था, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता। उधर मिरेन अब उस अटैकर को खोजने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो कमिश्नर को बुलाती है और अपने मैनेजर से मिलवाती है। पर मैनेजर उस छानबीन को ये कहकर रुकवा देता है कि अगर ये खबर बाहर निकली तो हमारे स्टॉक की प्राइस फिर से गिर जाएगी, इसलिए आप संभल कर काम करना। इसके बाद हम देखते हैं कि यूक वापस से कंपनी के पैसे चुराकर एक गैंगस्टर को दे रहा होता है, लेकिन क्यों, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। फिर शाम को मैनेजर मिरेन को बताता है कि तुम्हारा बेटा पैसे चुराता है, लेकिन मिरेन उसकी बात मानती नहीं। इसके बाद शाम को यूक देखता है कि उनकी माँ मैनेजर के साथ टाइम स्पेंड कर रही है और ये देखकर उसकी पुरानी यादें उसे याद आ जाती हैं। जब उसने बचपन में उसकी माँ को मैनेजर के साथ देखा था, वो शुरू से जानता था कि उसकी माँ का अफेयर मैनेजर से चल रहा है और उसके पिता को भी ये पता था। खैर उधर वॉन्सू और दोयून मिलते हैं, जहाँ वो बटलर के रूप में एक फंड बुक चुराने की योजना बनाते हैं, जिसमें कंपनी की सारी जरूरी डिटेल्स लिखी हुई थी। इसके बाद दोयून चुपके से मैनेजर के घर जाता है और उस फंड बुक को चुरा लेता है, जिसमें सारी डिटेल्स लीगल और इलीगल लिखी होती हैं। लेकिन सच तो ये था कि असली फंड बुक मैनेजर ने कहीं और छुपा रखी थी, जबकि जो फंड बुक दोयून लेकर आता है वो असल में फेक थी। खैर अब दोयून इस फंड बुक को वॉन्सू के ऑफिस ले जाता है, लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस और वकील आ जाते हैं, जिसके बाद वो वारंट के साथ ऑफिस की तलाशी लेते हैं। इसी बीच वो वहाँ मौजूद वॉन्सू के भाई को अरेस्ट कर लेते हैं, ये कहकर कि कंपनी का फंड बुक तुमने चुराया। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का इंटरवल हो जाता है। अब तक मैंने इसके 6 एपिसोड पूरे कर दिए हैं, लेकिन आगे के वीडियो में मैं इसके बाकी के 4 एपिसोड्स को कवर करूंगी, क्योंकि उसमें आपको एक एक करके सारे राज पता चलते जाएंगे और जब आप क्लाइमेक्स तक पहुंचेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगी अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।